नमस्कार, मैं सीता कुमारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान विषय, जिसका कि पहला अध्याय है। और पहला अध्याय में है कार्य, आजीविका तथा जीविका, यानी कि वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर। इसमें सबसे पहले आपका पार्ट्स पर आधारित मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि कार्य आजीविका का मतलब क्या है, फिर कार्य और आयु और जेंडर में क्या अंतर है, कार्य के प्रति जो मनोवृत्तियां हैं उनका दृष्टिकोण, और जीवन में जो कौशल और कार्य जीवन की गुणवत्ता के बारे में हम बात करेंगे। एग्रोनॉमिक्स अथवा श्रम दक्षता शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे, और भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और उद्यमिता कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इस पार्ट का जो मीनिंग है वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर, यानी कि जो भी काम आपकी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो आप करते हैं वो आपके लिए कार्य हो जाता है। और वही कार्य अगर आपने रोजगार के लिए आजीविका का साधन बन जाता है तो वो आपका आजीविका बन जाता है। और जीविका यानी रोजगार जब उसमें आप ढूंढ लेते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तो वो आपका जीविका हो जाता है। जब आपने 11वीं क्लास में गृह विज्ञान का विषयों के जो आपने चुनाव किए थे, तो उसमें आपने ये सोचकर चुना कुछ न कुछ आपके अंदर की जो रुचि है, प्रतिभाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, तो उसी आधार पर आपने विषयों का विकल्प का चुनाव किए थे। उसके बाद 12वीं कक्षा में जब आप आए हैं तो इस विषय के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें रोजगार या कैरियर के बारे में हमें ध्यान रखना होता है कि आगे से कौन कौन से कैरियर बनेगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या मौका है, किन किन आधारों पे हम कार्यों का विश्लेषण करेंगे, इस बात पे हम ध्यान देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस पार्ट में बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विकल्प हैं, बहुत सारे हैं, जो कि आपके जो टैलेंट है वो टैलेंट्स को पहले पहचाने और पहचान कर अपने कार्यों को अंजाम दे, रोजगार को अंजाम दे और अपनी आजीविका के साधन को ढूंढे। तो सबसे पहले इसमें जो टैलेंट है आपके अंदर की, हर मनुष्यों में, हर व्यक्तियों में, हर बच्चों में अलग अलग टैलेंट होती है। कोई खेल में होता है, कोई राइटिंग में होता है, कोई कुकिंग में होता है, कोई पेंटिंग में होता है, कोई डांसिंग में होता है, कोई म्यूजिक में होता है, तो हर, या कोई बुटीक का काम करने में के लिए होता है, कोई बेकरी के लिए होता है। तो हर बच्चों की जो उसकी क्षमता है, उसकी कार्य करने की जो शैली है, उस शैली के आधार पर उनके अंदर की जो टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानना है और उसी में अपने रोजगार को ढूंढना है और आगे हमें बढ़ाना है। लेकिन दूसरा है अभिरुचि। हर मनुष्यों की अभिरुचि अलग अलग होती है, और आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो काम दोगुना चौगुना वो विकसित होगा और उसमें आप मज़े लेके काम कर पाएंगे। व्यक्तिगत प्राथमिकता तीसरा पॉइंट है। तो व्यक्तिगत प्राथमिकता यानी आपकी जो, हर मनुष्य की जो व्यक्तिगत प्राथमिकता है उसको जरूर ध्यान में रखना है, उस आधार पे अपने कार्यों को अंजाम देना है, कार्यों का चुनाव करना है। इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पहचान कर, यानी जो आपकी इच्छा है और जो आवश्यकता है उसको अगर आपने पहचान लिया और उसी आधार पे अपने कार्यों का चुनाव किया तो आपकी आजीविका का साधन बन जाता है। तो अपने आजीविका के आधार पे जो हम काम करते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन होता है। अगर जिस कार्यों में हमारी आंतरिक अभिरुचि बन जाती है तो वो कार्य बहुत ही अच्छे से हम कर पाते हैं और उसी आधार पे हम उसमें रोजगार तलाश लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया कार्यों का विश्लेषण और वर्णन, टैलेंट। अब है कार्य और अर्थपूर्ण कार्य, यानी कि काम यानी वर्क जो करते हैं और मीनिंगफुल वर्क, दोनों में अंतर है। एक काम तो हम काम के लिए करते हैं, जस्ट अपने टाइम पास के लिए, या मनुष्य के चुनाव, उसकी प्रतिभा को देखते हुए हम काम करते हैं, वो करते हुए सामाजिक अपना स्थान बनाता है, वो कार्य कहलाता है। यानी जो काम हम करके अपने समाज में अपनी पहचान बनाते हैं वो कार्य होता है। एक कार्य होता है अर्थपूर्ण कार्य, यानी कि जो मीनिंगफुल कार्य, यानी जिस काम को कर कर आप अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज और देश के लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर आप जो काम करते हैं वो कार्य अर्थपूर्ण कार्य हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों, ये दोनों कार्य और अर्थपूर्ण कार्यों में क्या अंतर है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि कार्य, जीविका और जीविका के क्या स्पष्ट करना है। यानी पहले व्यक्ति ने, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, एक व्यक्ति पत्थर को तोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति पत्थर को तोड़कर उसको बेच रहा है, टुकड़े टुकड़े में उसको बेच रहा है, और तीसरा व्यक्ति पत्थर तोड़कर हथौड़े मार मार कर मूर्ति की उसमें कल्पनाएं कर रहा है, मूर्ति बना रहा है। तो तीनों के रोजगार के अलग अलग इसमें आपके पहचान बन गए। यानी कि पहला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है
वो आपका रोजगार है, दूसरा जो है वो आजीविका का साधन है, दूसरा व्यक्ति जो पत्थर तोड़ के अपने परिवार का निर्वाह कर रहा है वो आजीविका का साधन है, और तीसरा व्यक्ति जीविका के साथ साथ समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है, यानी मूर्ति को शिल्प के रूप में देना चाह रहा है, उसी पत्थर से बनाकर वो आपका क्या बन गया, यानी कि आजीविका का साधन, यानी अपनी पहचान। तो ये कार्यों का जो वर्णन किया गया है वो अपने संतुष्टि के आधार पे, अपनी पहचान के आधार पे, अपनी जो अभिरुचि के आधार पे हम कार्यों का वर्णन करेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे भारत के परंपरागत व्यवसाय यानी कौन कौन से हैं, यानी कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया में कौन कौन से व्यवसाय हैं। तो आपने जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहला आपका कृषि है यानी एग्रीकल्चर। दूसरा भारतीय पाक प्रणाली, भारत की जो व्यंजन है, खाना की जो लजीज है वो इंडिया में नहीं पूरे विश्व में पूरा लोग उसको बहुत ही प्रचलित है, लोग बहुत फेमस है, तो उसमें भी हम रोजगार के अवसर ढूंढ लेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में अनेक प्रकार की अनाजें उपजती हैं, अनेक प्रकार की मसाले उपजते हैं, तो कृषि के आधार पर भी बहुत अनेक प्रकार के रोजगार यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद आपके हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं लोग अलग अलग स्टेट से लोग बनाते हैं और उसको बेचते हैं और उसके नाम से जाना जाता है। जैसे देखा होगा आपने उड़ीसा का सोला वर्क, असम का बैम्बो का वर्क, महाराष्ट्र का मूर्ति कला का, तो इस प्रकार के अलग अलग, जैसे आपके गुजरात के हैं आपकी एम्ब्रॉयडरी, छपाई और पेंटिंग, तो हर जगह की अलग अलग जो हस्तशिल्प कला है, जो वहाँ की ग्रामीण लोगों द्वारा जो काम किया गया है, जो प्रचलित हुआ है, तो उसमें भी हम रोजगार के साधन हम ढूंढ सकते हैं। तीसरा है आपका चित्रण दृश्य कला, यानी जो चित्र बनाना, मूर्ति कला, इस प्रकार के जो अलग अलग हैं, तो इसमें भी हम रोजगार के अवसर को हम ढूंढ पाएंगे और यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा होगा, अब आपने देखा होगा कि इसमें पाठ के आधार पे जो भी 3 वर्गों में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला लोक शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प, यानी कि फोक क्राफ्ट, रिलीजियस क्राफ्ट और कमर्शियल क्राफ्ट, यानी 3 क्राफ्ट के आधार पे जो शिल्प की जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो वाणिज्यिक शिल्प बनाया जाता है और उसके भारत में जो इसकी पारंपरिक वर्गों में अलग अलग रीति रिवाजों में इसका वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक रूप से जोड़ा गया है, कल्चर के रूप में जोड़ा गया है, तो हस्तशिल्प के आधार पे हम अपनी प्रतिभा का टैलेंट यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा उड़ीसा का 16 पेपर, यानी जगन्नाथ की मूर्ति जो है उड़ीसा का बहुत ही फेमस मूर्ति है, और 16 पेपर से अपने वर्क के आधार पे लोग वहाँ दिखाते, फेमस अपना दिखाते हैं, अपनी हस्तशिल्प हाथ की कलाएं दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी जो कलाएं हैं जो हाथ से की जाती है यानी हैंडीक्राफ्ट के द्वारा, तो वहाँ की जो स्टेट की जो क्वालिटी है वहाँ पे हम उसमें भी हम रोजगार के रूप में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्य, आयु और जेंडर, यानी कि काम जो है एज और जेंडर के आधार पे, जेंडर मनी मेल यानी फीमेल के आधार पे काम कब दिया गया। भारत पुरुष प्रधान देश है, कई बार आपने देखा होगा भारत में एक ही ऑफिस में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम, या खेत में ही आपने खेती में ही लीजिए तो जो मजदूर हैं उनको अधिक पैसे दिए जाते हैं और महिलाओं को कम दिए जाते हैं। तो भारत जो पुरुष प्रधान देश होने के कारण कामों में जो विभाजित किया गया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही दुखदायी बात है। तो हम कार्य के आधार पर, जैसे आपने कोई भारी काम, हल्का काम लोग करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में करना, बड़े जो भारी चीज़ उठाना, तो हम पुरुषों को मतलब मेल मेंबर को हम वो काम देते हैं। महिलाओं को जैसे बड़े फैक्ट्रियों में भारी उठाने वाले ये सब कार्य नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो शरीर की जो बनावट होती है, बनावट के आधार पे हमें कार्यों का विभाजन किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जेंडर भी बहुत मायने रखता है, यानी मेल फीमेल ये दोनों महिलाएं और पुरुष जब काम करते हैं तो उनके शरीर की आकृति, बनावट और उनकी सोच के आधार पे काम का विभाजन किया जाता है। लेकिन आज ये कुछ बदल गया है, आज महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, हर जगह अपने आप को प्रतिष्ठित कर रही हैं, प्रतिभा को निखार रही हैं, दिखा रही हैं, वो पुरुषों से कम नहीं है। तो यहाँ जेंडर, लेकिन जो बात बताई गई है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये भी चीज़ें ठीक है। महिलाओं के भी समाज में क्या भूमिका है, आपने देखा होगा पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की भूमिका क्या है। महिलाओं की बहुत ज़्यादा भूमिकाएं हैं यहाँ पे समाज में, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के कम्युनिकेशन के आधार पर उनको आगे बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में जो काम करने की जो प्रवृत्ति है, लकड़ी उठाना, खेती करना, इंतजाम करना, परिवार का भरण पोषण करना, जो बेरोजगारी, गरीबी, मजदूरी के कारण महिलाएं जो वहाँ काम करती हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से महिलाओं की जो भूमिका है वो भी बहुत ही इसमें पाठ के माध्यम से हम जान पाए हैं।
महिलाओं के उनके कार्यों से संबंधित मुद्दे और सरोकार क्या क्या है, यानी पुरुष समाज में महिलाओं की जो कार्यस्थल है उनमें समान प्रतिष्ठा नहीं मिलता। दूसरा है कार्यस्थल में भर्ती एवं वेतन दोनों के में महिलाओं के साथ पक्षपात रवैया किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के कार्यस्थलों पर विशेष साधन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम पाठ के आधार पे हमने पढ़ा है। महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और अधिनियम सरकार का जो पहल है वो भी बनाया गया है कि महिलाओं के लिए नियम अधिकार बनाए गए हैं। अब जैसे मैटरनिटी लीव पे महिलाएं चली जाती हैं 6 मंथ के लिए, तो ये हमारे क्योंकि महिलाओं की जो शारीरिक जो अवस्था है, उनकी गतिविधि है, उनकी जो प्राकृतिक जो नेचुरल प्रक्रिया है उस आधार पे उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन पुरुषों में 6 महीने की नहीं मिलती है, 15 दिन की मिलती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं काम और श्रम का विभाजन जेंडर के आधार पे भी किया गया है। आपने इस प्रकार से अलग अलग आपने देखा होगा भारत में कई बार कितने प्रोग्राम चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित प्रक्रिया कराया जाता है। उनको उन्मूलन, उनकी स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ, उनकी शिक्षा, सब पर सरकार ने काम करने की कोशिश की है और कुछ हद तक हम इसमें आगे बढ़ पाए हैं। तो इस प्रकार से कार्यों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्य जीवन कौशल और कार्य जीवन की गुणवत्ता के प्रति जो मनोवृत्तियां हैं, जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। यानी कि आपने देखा होगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ काम हम करते हैं और हमारी मनोवृत्तियां हैं, जो हमारी सोच है वो अलग है और मनोवृत्ति सोच के आधार पे हम काम करते हैं। इसका पहला है उत्साह, यानी कि एक कोई भी काम करने के लिए उत्साह होनी चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए। तीसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण, आप किस दृष्टि से किस काम को कैसे देख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कार्यों की दिनचर्या, कार्य की जो दिनचर्या आपने कैसे बना रखी है। कार्य जीवन की गुणवत्ता, यानी जो काम हम करते हैं उनकी गुणवत्ता और क्वालिटी आप कैसे दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हम कार्य के आधार पे उनकी मनोवृत्तियों के सोच को हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। कार्य जीवन की गुणवत्ता को प्राप्त करने के उपाय कौन कौन से हैं। इनमें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा है पुरस्कार और मान्यता देना, तीसरा है कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाना, चौथा है प्रबंधन एवं कर्मचारियों को मुक्त संप्रेषण करना, पांचवा है कर्मचारियों के लिए जीविका विकास की नीतियां हैं उनके बारे में हमें जानना, छठा है नौकरी का संबंध के रूप में, यानी हम नौकरी करते हैं उसके आधार पे कैसे कर्मचारियों की जो तकनीकी उपकरण के आधार पे हम काम करते हैं। काम करने के जो समय जो लचीला होना चाहिए, यानी कोई भी कंपनी और काम हम करते हैं तो उसके समय मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, लचीला होनी चाहिए। कभी कभी बीच में छूट भी देनी चाहिए ताकि काम का जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही एक आनंदपूर्वक होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए ताकि हम वहाँ कार्य को एक अंजाम दे सकें और कार्य खुशी से उत्साह के साथ उस कार्यों को हम संपन्न कर पाएंगे। तो इस पार्ट में जो अगला टॉपिक है वो है आजीविका के लिए जीवन के कौशल, यानी कि लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड, यानी आप अपने कौन कौन से स्किल के आधार पे आगे काम को चुनौतियों के रूप में आप देंगे और कैसे काम को सक्षम बना पाएंगे दैनिक आवश्यकताओं के आधार पे। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन कौशल चिंतन, मुकाबला एवं सामाजिक कौशल की जो सहायता करते हैं और उसके परिवारों के बीच जो पारंपरिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है और विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को उभरने में समर्थ को बढ़ावा देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन कौशल चिंतन, मुकाबला एवं सामाजिक कौशल की वे क्षमताएं हैं जो लोगों और उनके परिवारों के बीच पारंपरिक जो क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है तथा विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को उससे निपटने के लिए बढ़ावा देती है। यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और बताएं, जैसे आत्म जागरूकता, प्रभावी संप्रेषण, निर्णय लेना, सहानुभूति, पारंपरिक संबंध, समस्याओं का समाधान, विश्लेषणात्मक सोच, तनाव और समानता, भावनाओं पर नियंत्रण, सृजनात्मक सोच। इस प्रकार के जो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के आधार पे हमें जीवन के जो विभिन्न मूल्य हैं उससे निपटने में हमें सहयोग करती है और हमें जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अब आपने देखा होगा इस जीवन कौशल का जो महत्व है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं अपनी क्षमता और व्यवहार के आधार पर योग्य बनाते हैं। यानी जो भी वर्क प्लेस में हम जब काम करते हैं वहाँ हमारी जो कौशल है, काम करने की जो बारीकी है, काम करने का जो हमारा तरीका है
वो हमारा अच्छा होना चाहिए। जीवन कौशल के प्रति व्यक्तिगत जो पर्सनल और सामाजिक सोशल जो परिवर्तन है उसमें भी स्वास्थ्य और विकास पर सहायता करते हैं और साथ ही साथ समुदाय के लोगों को भी उसके विकास से सहायता से जोड़ते हैं। जीवन कौशल व्यक्ति में को समाज में प्रभावशाली रचनात्मक रूप में सहायता करते हैं और व्यक्ति को उचित प्राप्त तथा अभिवृत्तियों के आधार पर जीवन मूल्यों को समुचित कौशलों से उसको विकसित करने के लिए प्रेरणा देते हैं और उसके मन में जो नकारात्मक व्यवहार है वहाँ पे हटाकर अनुचित व्यवहार करने से रोकते हैं। इस प्रकार हमें इस पाठ के आधार पर यानी ज्ञान, अभिवृत्तियाँ और मूल्य, जीवन कौशल, योग्यता में व्यवहार, सकारात्मक स्वास्थ्य और नकारात्मक व्यवहार की रोकथाम। कई बार हम जब काम करते तो हमारे मन में बुरे विचार, अच्छे विचार दोनों आते हैं, तो हमें अपने बुरे विचारों को हटाना है और अच्छे विचारों को लेके काम को एक अच्छा अंजाम देना है, काम को सक्सेस करना है। व्यवहार कौशल के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जो कि हम बताएंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। यानी कि पहला प्रभावी वार्तालाप, यानी जो आपने बात किया उसकी क्या प्रभाव पड़ा अगले पे, संप्रेषण का किस प्रकार गया, वो हमें उस बात पे प्रभाव होना भी जरूरी है। समस्या का समाधान, जो समस्या निकला उसका समाधान के लिए आपने क्या ढूंढा काम के दरमियान। यानी नेतृत्व कौशल, आपके अंदर जो एक नेतृत्व कौशल होने चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए काम करने की, वो भी हमें इस पाठ के माध्यम से सिखाती है और बताती है। समय प्रबंधी कौशल, यानी समय को ध्यान में रखते हुए कार्यों को सही अंजाम देना और पूरा करना भी एक कला है। रचनात्मकता, यानी कि जीवन के जो छोटे छोटे जो हम काम करते, काम करने की जो तरीका है उस पर सुधार कर उसको रचनात्मक तरीके से एक अच्छा उसका काम करना और अपनी भूमिका पर एक अच्छा असर दिखाना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। सीखना यानी लर्निंग, अनुभवों से ही हम सीखते हैं। जितनी बार हम काम करेंगे, जितना ही आगे काम करेंगे उतनी बार हम सीखेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम आपसे सीखते हैं, आप मुझसे सीखते हैं, तो जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो जीवन प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ये कभी रुकती नहीं, कभी थमते नहीं। हर व्यक्ति से, हर मनुष्य से, हर इंसान से कहीं ना कहीं कुछ हम सीखते हैं और कुछ किसी न किसी को कुछ सिखाते हैं। एग्रोनॉमिक्स अथवा सुकार्यिकी शास्त्र, यानी कि एग्रो का मतलब है जिसका अर्थ है काम और नॉमिक्स का अर्थ है प्रकृति का नियम। यानी कि एग्रोनॉमिक्स इंजीनियर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक विज्ञान के प्रयोग श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है उसे ही हम एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि इसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? कार्यस्थल को कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। अब हम जहाँ मान लीजिए फैक्ट्री में काम करें तो उसके अनुरूप वहाँ बनाना पड़ेगा ना, या हम जिस तरह के काम करें उसके अनुरूप वहाँ के माहौल बनाने पड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की दक्षता, यानी कि जिसके अंदर जिस प्रकार की कार्य करने की जो क्षमता है, दक्षता, उसके आधार पर उनको काम देना। अब जैसे मान लीजिए मैं गृह विज्ञान पढ़ा रही हूँ और आप मुझे कह देंगे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो मेरी दक्षता उसमें नहीं जा पाएगी। बेशक मैं इसको पढ़ा दूंगी लेकिन दक्षता मेरी गृह विज्ञान की रुचि में है तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगी। तो हर इंसान की अपनी दक्षता होती है, अपनी कुशलता होती है और उसी कुशलता के आधार पर हम काम को एक अंजाम देते हैं, एक अच्छा काम को सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार में आपने देखा होगा एग्रोनॉमिक्स की जो आवश्यकता होती है वो अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए होती हैं, रोजगार संबंधी बनाने के लिए होती हैं, यानी हम कैसे अपने आप के काम को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार को प्रभावित बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के इनके बहुत सारे हैं। अब उद्यमिता, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, उद्यमिता यानी जो हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो लगाते हैं गांव में, शहरों में, लोगों को काम के आधार पे सर्वे करते हैं और उनको सर्विस देते हैं, उन पर आपको उद्यमिता के आधार पे हम काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उद्यमिता नवरचना, उत्पादकता एवं प्रभावी प्रतियोगिता की कुंजी अथवा समाधान है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता को पहचान लेता है, उसको प्रायोगिक उपयोग करके व्यवसाय स्थापित करता है और उसे ही उद्यमिता कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मुझे अचार बनाने की बहुत रुचि है, तो मैंने अचार बनाने की कौशल मुझे पता है, उसकी रखरखाव पता है, उसकी देखभाल पता है, तो मैं अचार बनाने की जो मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगी तो उसमें हम उद्यमिता के आधार पर अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, काम बनाने के तरीके दे सकते हैं और जगह जगह हम अचार को उसमें आपका सेलिंग कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये जिस आपके लिए एग्जाम्पल मैं दी हूँ, तो इस आधार पे हम उद्यमियों के आधार पे अपने कार्यों का भी विभाजन हम कर पाते हैं। उद्यमी का अर्थ है यानी जो भी काम हम करते हैं हकीकत में उसको बनाने के लिए आपको
नौकरी की एवं तरीकों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि संसाधनों को उत्पादों में लगाने का प्रयास करें। भावी चुनौतियों के लाभ उठाने के लिए भी प्राप्त करते रहना चाहिए। जोखिम और रिस्क उठाने वाले जो प्रयत्नशील कार्य हैं उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। यानी उद्यमियों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे जुनून एवं प्रेरणा, जोखिम उठाना, आत्मविश्वास की कड़ी मेहनत और समर्पण, अनुकूल योग्यता और लचीलापन का जो व्यवहार है उसमें रखना है। योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान कौशल होना, यानी यथार्थवादी होना और आसान साधनों की अपेक्षा न करना, और नेटवर्किंग क्षमताओं का होना, संप्रेषण कौशल का होना, असफल को स्वीकार करने की साहस होना। कई बार हम काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, हमारी फैक्ट्री डूब जाती है, तो उसमें भी हमें साहस लेकर फिर से आगे काम करने की प्रेरणा होनी चाहिए और हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हमने ये सब कुछ पढ़ा। बच्चों, इस पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें सामाजिक जो उद्यमियाँ हैं उनके बारे में कुछ कमज़ोर, अपेक्षित, वंचित समूह के लोगों के लिए कार्य करते हैं, इस प्रकार मैं आपको बताऊंगी, तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो कि कार्य मूलतः ऐसी आवश्यक गतिविधि है जो कि किसी उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। उद्देश्य महिला पुरुष शारीरिक विशेषताओं के आधार पर समाज की पहचान कर उनके काम को बंटवारा करना चाहिए। तो मेन 3-4 पॉइंट्स इसमें हैं जो कि आप आधार पे कर सकते हैं। तो बच्चे, इस पार्ट में प्रश्न उत्तर है जो एनसीईआरटी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सभी प्रश्न आप करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। इस प्रश्न को करने के बाद जो भी समस्याएं आपको अगर आ रही है तो इस पार्ट के माध्यम से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा प्रश्न समझ नहीं आया। जो पहले करेगा और कमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि हमने पहला ये काम कर लिए हैं, तो अगले दिन उसका नाम भी अनाउंसमेंट करेंगे। और जो प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि मैं आपको फिर से बता दूँ। तो बच्चों, ये पार्ट आपका पहला अध्याय है वो कंप्लीट हो गया है और फिर अगले कक्षा में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, पढ़ाई करें और अपना होमवर्क जरूर पूरा करें, यानी कि इस पाठ पर आधारित सभी प्रश्न उत्तर आप अच्छे से कर लें ताकि आप आगे अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे और अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे।